नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है पाठ्यक्रम। यह जानना है कि पाठ्यक्रम है क्या, जिसको अंग्रेजी में कोर्स क्या कहते हैं। कोर्स, पाठ्यक्रम। तो देखिए, क्या है पाठ्यक्रम, अर्थ क्या है। जो निश्चित समय अवधि में एक लक्ष्य को लेकर सामने रखकर तैयार की जाती है, वही पाठ्यक्रम है। अभी आप लोग सीखे जी, अभी जो आप लोग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ाई तो मन से किया नहीं। इट इज फैक्ट, मैं जान रहा हूँ, कोई पढ़ाई मन से नहीं किया। मन से पढ़ाई करने वाला फेल हो ही नहीं सकता, उसको फेल कौन कर देगा। आप लोगों ने मन से पढ़ाई नहीं किया, बस ट्राई किया है, देखते क्या होता है। ये तो राम भरोसे गाड़ी चला तो चला, नहीं तो है ना। तो ये आपका कोर्स में नहीं आएगा। कोर्स में कौन आएगा, जो एक लक्ष्य को निर्धारित कर ले कि हमको इसे करना है और उसको मान करके और उसके अनुकूल आप तैयारी किए, वही कोर्स कहलाता है। और आप ढंग से तैयारी नहीं की है तो आपका कोर्स नहीं है। नहीं कहता है डोज, डॉक्टर लोग डोज देते हैं कि भाई इतना दिन का ही डोज है, इतना खाइएगा तभी ठीक होइए। उसी तरह से हमारा कोर्स क्या है कि अगर किसी लक्ष्य को साध करके हम उसकी तैयारी करते हैं, यही हमारा कोर्स कहलाता है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिक जो है, उन्होंने यह लिखा है कि सुसंगठित निर्देशात्मक विषय वस्तु विद्यार्थी को दी जाने वाली क्रियाकलाप या अधिगम अनुभव जो सीखना है, उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी विद्यार्थी को जो दिया जाता है कि आप इसे करिए, इसे सीखिए, वही आपका वह विषय है, वह पाठ्यक्रम है, कोर्स है। अब पाठ्यक्रम जो है भी, पाठ्यक्रम की तैयारी कैसी हो, तो पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो शिक्षक की भूमिका होती है कि हम पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ाएं, ताकि आपके मन मस्तिष्क पर वो छाप छोड़ सके। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना, प्लान, है ना। लेसन प्लान नहीं बनाते हैं, है ना। इसके बाद विचार की स्पष्टता, आप क्या देना चाहते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो विचार है, आइडिया है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या आप सिखाना चाहते हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। इसके बाद यह जानना कि हम कैसे लेन देन करेंगे। लेन देन करेंगे मतलब कैसे हम बताएंगे, कैसे आपको सिखाएंगे, कैसे आप ग्रहण करेंगे। कार्य की समीक्षा, हमारा जो कार्य होगा, एक शिक्षक आते हैं और बैठ करके आराम से 2 घंटा पढ़ा के चले जाते हैं। एक शिक्षक आते हैं 1 घंटे का इफेक्टिव क्लास लेकर के चले जाते हैं। बताइए कौन बेस्ट होगा? इफेक्टिव क्लास लेना बेस्ट होगा या कि आराम ताली में बैठ करके पढ़ाना आसान होगा? इफेक्ट आपके लिए इफेक्टफुल कौन होगा? जो इफेक्टफुल क्लास लेकर के निकल जाता है, क्लास में जो मनोरंजन करके निकल जाता है, पढ़ाई को जो मनोरंजन मान लेता है, इस भार मान कर नहीं चलता। ये भी एक काम है। जो क्लास को आनंदमयी मानता है, जो उसका जैसे पार्किंग में घूमने जाता है ना, तो क्लास में जाए तो यह अनुभव हो कि बस हम पार्किंग में आए घूमने के लिए, घूम टहल के चलते बना, क्लास लिया और चलते बना। यह कौन कर सकता है? जिसके पास ज्ञान होगा। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो तो किताब को देख करके पढ़ा देगा, आप भी मुड़ी हिला के चल देंगे। तो यह बहुत जरूरी होता है कि शिक्षक कैसे किसी विषय को आपके पास रखते हैं। टीम की जिम्मेदारी, हमारी टीम में ये है, अमन है, प्रियंका है, राखी है। इन लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पढ़ाने में सहयोग करना। संचार की स्पष्टता, हम कोई चीज लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं तो हमारे राइटिंग ठीक नहीं बनता, तो क्या है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं तो फिर आपका वो क्लैरिटी हो जाता है। इसलिए लिखने के साथ पढ़ना, दोनों काम हम कर देते हैं। और अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ
वो हम आपको बजाते कंप्यूटर में टाइप करके ला करके पेन ड्राइव डाल करके और डिजिटल बुक पर हम आपको दिखाते हुए पढ़ाते, ताकि स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। बच्चों के विभिन्न स्तर को संबोधित करना, यानी कहना है सबको एक स्तर का नहीं है, सबका मेंटल लेवल अलग अलग है। कोई जल्द ग्राफ्स कर लेते हैं, कोई देर से ग्राफ्स करते हैं, कोई कोई इतनी परेशानी में है कि आपका शरीर यहाँ है लेकिन आपका मस्तिष्क यहाँ कहाँ है, घर में बच्चा होता है। हम भी जब पढ़ते थे तो उसमें 79 में भूकंप आ गया था, तो कलकत्ता में थे, तो हमको लगा कि उसमें तो फोन वगैरह कुछ था नहीं, मोबाइल नहीं था, गांव में फोन भी नहीं रहता था। हालांकि हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस से घुमाने वाली फोन थी हमारे पास, तो टेलीफोन पोस्ट ऑफिस से करते थे, तो हाँ 10 मिनट बाद कर बोला भाई यू, फिर बैठा रहे, फिर वो बुलाएगा, फिर कॉल करिए, ठीक है। तो क्लास में रहते थे, ये लोग ध्यान रखता था कि पता नहीं घर मेरा गिर गया, हिला डोला है, कहाँ कहाँ यार, घर जाना चाहिए। तो हम क्लास में रहते थे जरूर प्रेजेंट फिजिकली, लेकिन मस्तिष्क से हम क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि हम ठीक से लिख नहीं पाते, जो गुरुजन पढ़ाते थे वो हमारे मस्तिष्क में जा नहीं पाता था। तो ये बहुत जरूरी है कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल यहाँ हो। हमारी एक नीति रहती है कि जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ का काम करूँगा, जब मैं यहाँ निकल गया हूँ फिर यहाँ क्या होगा अल्लाह जाने, अब जो है सो देखेगा, है ना। पार्सली जितना बनेगा उतना कोऑपरेट करेंगे। तो जहाँ जाओ, जिस काम के लिए जाओ उस पर पूर्ण ध्यान, जिस काम को करो पूर्ण योग से करो, ना करो लिमिट। बच्चों के हर समय जानना और देखना समय, हम आप लोगों को हर समय देखते और जानते और समझते हैं कौन कितना कर सकता है और कौन कितना बदमाशी कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों को यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि कौन बच्चा कितना बदमाशी कर सकता है। समय प्रबंधन, अब हम आपको 3 घंटा पढ़ाने लगे तो आप लोग को 1 से 2 घंटा में थक जाइएगा, 3 घंटा में तो कहिएगा तो टाइम पास हो रहा है, उससे अच्छा फिर कल करेंगे या फिर 2 घंटा की बात करें, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में थोड़ा सा रिलैक्स अति आवश्यक है। उसके बाद सामाजिक संगठन, हमारे पास कंपोडियम ना हो, हमारे पास मोबाइल ना हो, हमारे पास बुक्स ना हो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, हमारे पास एक ही बुक का डिफरेंस वैरायटी ना हो, तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान शब्द हम कहाँ से लेंगे। तो ज्ञान शब्द आने के लिए हमको डिफरेंस बुक को पढ़ना पड़ता है। कक्षा इफेक्टिव होना चाहिए, समझे। अगर कक्षा इफेक्टिव नहीं है तो उससे अच्छा है कि फील्ड में पढ़ाई, बगीचा में जाके बच्चों को पढ़ाई, लेकिन ध्यान भंग होने की वहां संभावना है। कैसे कैसे ध्यान भंग होने की संभावना है। हम लोग पढ़ते थे तीसरा, दूसरा या तीसरा में, गांव के स्कूल में, देहात से बिलोंग करते, तो कच्ची रोड थी, बगल में बगीचा था, तो वहाँ पढ़ाई होता था, स्कूल तो थी नहीं। अब तो स्कूल हो गया है बहुत बड़ा, अब तो कहना नहीं, नीतीश जी के राज में बहुत विकास हुआ है, मानो चाहे ना, बहुत स्कूल स्कूल बहुत बड़ा बना है। हमारे गांव के 3 तरफ से, चारों तरफ से रोड हो गया, पहले तो कुछ नहीं था। तो उस बगीचा में पढ़ते थे, तो देखते थे कोई आ गया कार वाला, अरे कार रे, गुरु जी, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हम लोग 16 दूनी 18 पढ़ रहे, हाँ? तब तक 2 छड़े, इसका ध्यान कहाँ रहता है। तो जी कार देख रहे थे, कार देख रहा था, समझे, या कोई साइकिल में पास कर गया खूब स्पीड में, कहते नया नया लड़का लोग साइकिल चलाएगा, डांस करेगा, नहीं नहीं करता है नया नया लोग, तो पूरा देखो हिलाएगा, तेरी भाई कितना स्पीड में बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, हम लोग का ध्यान भंग। तो एटमॉस्फेयर क्लास का बहुत जरूरी है। तो ये था
कक्षा, कोर्स। कोर्स क्या है, कोर्स मैनेजमेंट कैसे हो। अब दूसरा टॉपिक पर हम आते हैं कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की डिफरेंट टेक्निक, सोशल साइंस पढ़ाने का टीचिंग टेक्निक, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को सोशल साइंस। तो पहला देखिए है परंपरागत विधियां। हाँ, परंपरागत विधियां क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। वो क्या है, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ट्रेडिशनल मेथड, कैसे पहले बच्चों को पढ़ाते थे, रट करके, है ना। दुख का दू, दोनों ने चार, या छो, 10 का 10, 1 पर सुनना, दूनी 20, 2 पर सुनना, 30, 3 पर सुनना। नहीं, कैसा पढ़ती थी तुम लोग? ऐसे भी पढ़ती थी यार, कुछ पढ़ती थी? हो सकता है भाई लोग टाउन में पढ़ी है। टाउन में हम तो भाई गुरुवर पे आते, देहात में पढ़े ला। आप लोग सब टाउन में पढ़े हैं, बात अलग है। तो कुछ परंपरागत विधियां जिसके उसको प्रधानता दी जाती है। क्यों प्रधानता दी जाती है? क्योंकि वह गार्जियन को, अभिभावक को मालूम है, इसलिए उसको अच्छी तरह से उसके बच्चे को सिखाएगा। इसमें शिक्षक और छात्र को प्रधानता दी जाती है। इसको शिक्षक और छात्र को, क्योंकि छात्र रटने वाला होना चाहिए, गुरुजी रटाने वाला होना चाहिए। और जो सोशल साइंस पढ़ाने का दूसरा तरीका है शिक्षक प्रधान विधियां। शिक्षक प्रधान विधियां में क्या आता है, इस विधि के द्वारा शिक्षक व्याख्यान विधि, कहानी सुना करके बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कहानी सुना करके, है ना। तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। एक कौआ था, वो देखो जना उड़ रहा था, तो उड़ते उड़ते उसको प्यास लग गया, पानी खोजा, इधर खोजा उधर खोजा, फोटो दिखा के, कहीं पानी नहीं मिला। एक घड़ा उसको मिल गया, देखा पानी बहुत नीचे है, अब क्या करें नहीं करें। नीचे में कंकड़ था, एक एक कंकड़ डालते गए, पानी नहीं ऊपर आया, और कंकड़ डाला, ऊपर आया, पानी पिया, उड़ गया। तो उड़ गया, यह बच्चे को इफेक्ट करेगा। जंग उड़ रहा था कौआ, पानी खोज रहा था, प्यासा था कौआ, स्टेप बाय स्टेप कहानी। तो ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीखेगा, ठीक है। उसके बाद है बाल केंद्रित विधियां। ये सब आता है सीटेड जेटेड फेटेड में। बाल केंद्रित विधियां, इसमें बच्चों को प्रधानता दी जाती है। बच्चों को प्रधानता दी जाती है मतलब उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता, उसकी चाह के अनुकूल से बताना। उसको पहले पहले सिगरेट दे दीजिएगा, पीछे दे दीजिएगा, कॉपी दे दीजिएगा, कलम दे, उड़ाकर बुकड़ के फेंक देना। लेकिन उसको अगर लेकर के गोद में, हाँ, या प्यार से उसको कुछ सिखा दीजिए तो बहुत जल्द सीख जाएगा। और वह चीज पहले सिखाइए जो आपके सराउंडिंग एरिया में है ना। तो बाल के अंदर वो चाह क्या रहा है, वो क्या सीखना चाह रहा है, पहले उसको सिखाइए। इसके बाद पुस्तक विधियां। भाई पुस्तक तो एक ऐसा चीज है जो बिना घूमे घुमा देती है ना। यहाँ से लेके दिल्ली तक दर्शन करा देगी पुस्तक। एक विद्यार्थी थे डिप्लोमा के, तो उनसे हमने पूछा कि भाई बताओ, इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पति का क्या नाम, जानते हो क्या बोला? राजीव गांधी। हम किसको कान पर दुपड़ा। देखिए, सोशल लिंकिंग नहीं है, इसका मतलब आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते। हर विद्यार्थी को पेपर पढ़ना चाहिए, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अगर पढ़ते हो तो मन से पढ़ो, ना तो ना पढ़े। पेपर लेती हो, कौन पेपर लेती हो? हिंदी की इंग्लिश, इंग्लिश वाला
इंग्लिश से नफरत है, कल से बोलो हस्बैंड को इंग्लिश में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप 15 मिनट समय दोगी इंग्लिश पेपर पर, तो जितना बुक से पढ़कर इंग्लिश नहीं सीख पाओगी, उससे ज्यादा तुम इंग्लिश उस पेपर से सीख जाओगे। हमको याद नहीं है, हम तो जब ट्यूशन पढ़ाते थे तब से हम 2 पेपर ले रहे हैं। आज तो हम 6 पेपर लेते हैं, हमारे यहाँ 6 पेपर आता है, हमारा 6 पेपर आता है। कहाँ करते हैं पेपर वाले भी, हम अपने नहीं लेते, आप लोग भी लेते हैं। आप लोग पढ़िए, हम मना करते हैं, वो तो पढ़ने का चीज है। लेकिन आप लोग आइएगा, सत्यनारायण स्वामी कथा सुनिएगा, प्रसादी मिले तो ना मिले तो चलते बने, नहीं नहीं, वो पेपर आपके लिए है। नए घर में लेते हैं ताकि यही पढ़े, लेकिन डेली इंग्लिश और हिंदी। ऐसे ही घर में एक देखिए, अपने घर को पढ़ने पढ़ाने का स्वरूप है, जिसमें आपका बच्चा भी आने वाला सीखेगा। हमारा पोता का सुनिए, देखिए प्रैक्टिस से पढ़ाइए, ऐसे हवा में पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमारा पोता का यूपी में एडमिशन हुआ, तो कैसे होगा? वहां गया, क्या क्या जानते हैं बाबू? एबीसीडी जानते हो, कक्का जानते हो, लिख दिया, पढ़ दिया, जानता था। और क्या पढ़ते हो? पेपर पढ़ते हैं। कौन कौन पेपर पढ़ते हो? तो हिंदुस्तान पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, और बहुत सारे पेपर पढ़ते हो। हाँ हाँ, तो और एगो पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। बड़ा इसका टेंशन हो गया, पढ़ता तो कुछ नहीं है। उससे छोटा बच्चा पढ़ेगा? अरे 5 साल नहीं, वो इंग्लिश में पढ़ेगा, कैसे जानेंगे? हम जब पढ़ते हैं तो मेरे साथ बैठते हैं, अब उतना सीख गया है। तो वहां आता था स्कूल में टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ देता क्योंकि उसको पढ़ने का रियाज था, तो टेलीग्राफ ला के दिया। तो जो पेपर पढ़ते वो नहीं है, तो कौन पेपर पढ़ते? हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो ये कौन पेपर है? तू पढ़ दिया, पता नहीं क्या है, लेकिन पढ़ दिया वो। नहीं भाई, तो बेटर है। तो भैया देखो, आप जैसा करो वैसा पाओगे। हम एक दिन पढ़ते रह गए, 4:30 बजे रात से लेकर लगता है हम 12 बजे तक पढ़ते रह गए। आप लोग आए तब छोड़े, 12 बजे तक हम पढ़ते रहे। तो उस दिन पोता क्या करता, दादाजी आप थकते नहीं है दादाजी पढ़ने में? हम तो थक जाते हैं दादाजी। हम कहा, आप बेटा बच्चा हो ना, इसीलिए हमरे इतना हो, तुम भी नहीं थकेगा। सुबह पढ़ रहे थे, अब हमको क्यों नहीं उठाते हैं पढ़ने के लिए? हम भी पढ़ेंगे। आप लोग अपने विद्यार्थी हैं, आपका बच्चा भी 2 साल बाद 3 साल बाद विद्यार्थी हो जाएगा, तो क्यों नहीं अभी से प्रैक्टिस कर दो? हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, ज्यादा नहीं, 2 पेपर, एक कोई पेपर लो, एक हिंदी लो, एक इंग्लिश लो, बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत अच्छा ज्ञान, और करंट अफेयर भी मिल जाएगा। अगर भैया तुम पैसा बचाते हो, अब बच्चे को बेवकूफ बनाते हो, तो तुम नहीं बुलाया, वो बुला देगा। अगर वही पैसा उस बच्चे को लगा देते हो, तो आपका पैसा वही आपको संजोग के दे देगा। बात तो बराबर है। इसलिए सत्यकर्म में खर्चा करने में कहीं मत डरो, है ना? कपड़ा में इतना पैसा लगाते हैं, खाने में चिकन चिकन इतना पैसा लगाते हैं, तो पढ़ने में क्यों नहीं लगाए? तो पुस्तक विधि मैंने बता दिया, ये तो सबसे बड़ा विधि है। इसको पढ़ लोगे तो बैठे बैठे दिल्ली, आगरे का ताजमहल, काली माई कलकत्ता, मैंने पूरा देश दुनिया का भ्रमण करा देगा। पुस्तक एक ऐसी चीज है। इससे लाभ क्या होता है पुस्तक विधि से? कि सबसे पहले तो स्वाध्याय करने का विकास होता है। क्या होता है? अध्ययन करने की उसको हैबिट। दूसरा क्या होता है? ज्ञान अर्जन करने की रुचि बढ़ जाती है। तीसरा क्या होता है? स्मरण शक्ति। तो पुस्तक विधि से आपका 3 चीज का लाभ होता है। इसीलिए पुस्तक को नशा पढ़ने की आदत डालो। रोटी पका रहे हो तो किताब रखो, पकाते रहो, देखते रहो, पकाते रहो, देखते रहो। हाँ,
तुम जहाँ खाना बनाते हो वहां को बना के धर दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखते हो साधु फकीर लोग चलते हैं माला जपते, बात कर रहे हैं, जप रहे हैं, दिमाग में राम का नाम चल रहा है, इधर से बात कर रहे हैं। हमारे एक गुरु जी थे और एक किताब वो चलते थे तो पढ़ते रहते थे। प्रणाम सर, प्रणाम 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 बेटा। एक पुल था हमारे यहाँ, उनको निमंत्रण था, गुरु जी को आना था, आ रहे, बरसात का दिन था, तो पुल था, पुल गोलाई था, उसको पार करना था। हम लोग 2 विद्यार्थी थे, हम थे, हमारा चचेरा भाई था, हम लोग ए मनोज आए तो गुरु जी तो गए, टपक जाएंगे, नार में गिर जाएंगे कैसे, तो की तरफ पढ़ते आ रहे हैं तो कहानी सूट फिसलेगा तो नीचे। हम लोग देख रहे थे बड़ी दूरे से, अब बेटा जाए दो आज एक पटका गुरु जी को खाए। हम लोग बचपना में बदमाशी करने में बड़ा आनंद लगता है, गिरने दो गुरु, लेकिन भला गुरु जी महान काहे ले गिरेंगे, वो पार कर गए, तो बड़ा तेज आदमी, ऐसा पढ़ रहे देख रहे पढ़ रहे देख रहे, तो हमारा को विद्यार्थी प्रणाम साहब, कुछ प्रणाम करो तो आशीर्वाद, हम लोग जान दे प्रणाम के इधर ध्यान नहीं, इधर गिरे, बेटा गुरु जी इतना तेज की। अब एक है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान जो हम दे रहे हैं, व्याख्यान विधि से लाभ क्या होता है, इससे लाभ होता है कि सबसे पहले समय की बचत होती है, और शिक्षक जो है गतिशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, नहीं हम एक्टिव है ना, छात्रों को ध्यान की क्षमता बढ़ती है, आपका ध्यान, पुस्तक विधि में ज्ञान बढ़ता था, इसमें क्या बढ़ता है, ध्यान। आपको ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता बढ़ती है ना। समस्या समाधान विधि, एक है समस्या समाधान विधि, भाई सामाजिक सोशल साइंस पढ़ाइएगा तो समस्या का समाधान तो करना होगा, कोई समस्या है तो समाधान करना होगा ना, समस्या है तो समाधान अपने आप निकलेगा, और समाधान नहीं निकलता तो समस्या नहीं। तो समस्या समाधान विधि क्या है, समस्या समाधान विधि की शुरुआत, इसका प्रयोग सुकरात एवं प्लेटो ने किया था। समस्या समाधान विधि का शुरुआत आपको सुकरात और प्लेटो ने किया था। सुकरात, प्लेटो ये लोग महान मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने खोज किया था कि समस्या समाधान सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रभावी विधि है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षा के लिए समस्या समाधान बहुत प्रायोगिक विधि है। जैसे अबोध, जिसको ज्ञान नहीं, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, संशोधन करना, सामान्यीकरण करना, या कुछ सोचना। कितने लोग होते हैं समस्या को बढ़ा देते हैं, और कितने लोग होते हैं जो समस्या को लगी आग को तुरंत बुता देते हैं। ये आपकी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब है समस्या समाधान के चरण, स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि के चरण। पहला क्या है, जी समस्या समाधान विधि के चरण, स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसका चरण एक पर एक होता है, ऐसा नहीं उल्टा सीधा होता है। इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है समस्या की पहचान करना। भाई समस्या क्या है उसको पहचानना होगा ना। आप क्लास नहीं कर रहे, कहाँ समस्या है, आपको माता पिता अलाउ नहीं कर रहे हैं, या आपकी अपने बाल बच्चों की समस्या है, या आपके हस्बैंड की समस्या है, या आपकी घर की समस्या है, या आप रास्ते में आते हैं कोई रोक टोक छेड़छाड़ करता है, बहुत सारी समस्या। तो समस्या को पहचान करना होगी, समस्या कहाँ उठ रहा है जो आप क्लास नहीं कर रहे। पहला, जब तक समस्या का पहचान नहीं करेगा निदान कैसे होगा, तो पहले समस्या को पहचान करना होगा। और यह पहचान करना काम किसका है, शिक्षक। समस्या के कारण
किस कारण से समस्या उत्पन्न हुआ है। कोई बच्चा गया सिटी स्टार, कहाँ कहाँ जाते हैं तुम लोग, कौन सी सिटी स्टार, बड़का बड़का मॉल है ना, हाँ बंक मोड़ चाहिए, बिग बाजार जाती है तो सब पता है। नहीं हमको तो पता नहीं बेटा, हम तो आज तक, हमारा तो बेटी ला के देती है, हम पहन लेते हैं, हम तो हमको जो मिलता है सो खा लेते हैं, जो दे दिया सो पहन लेते हैं। तो बच्चा जब गया कोई दुकान में, और दुकान में बच्चा गया, बच्चा को कुछ सामान लेने की इच्छा हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, हम ये लेंगे, ये लेंगे, ना हम ये लेंगे, आओ ना चाहना इधर, ना हम ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, वो तो यही लेंगे, ये लेंगे, नहीं करेगा। और ज्यादा उसको खींचेगा तो लोग लौट जाएगा, तड़प जाएगा, ना हम लेवे करें। तो समस्या क्या हो गया भाई, समस्या पहचानिए, क्या समस्या है, सामान लेने का समस्या, उसको कुछ समझ में आ गया जो लेना चाह रहा है, जिसके कारण क्या समस्या उत्पन्न हो गया, तड़पना। देखिए समस्या आ गया एक बार, तो क्या हो गया, वो समस्या, क्या समस्या है, उसका सामान, कारण क्या हुआ समस्या का, सामान लेना। तो उसको हम पहचान किए कि भाई वो सामान लेने के चलते इसका ये समस्या उत्पन्न हुआ है। उसके बाद समस्या को सही ढंग से परिभाषित करिए। कैसे परिभाषित करिए कि जो समस्या उत्पन्न हुआ है, तो वो समस्या जो है सो आप किस कारण से हुआ है, तो बच्चे को सामान लेने के कारण से हुआ है, ठीक है। इसके बाद है परिकल्पना का निर्माण। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा भैया, अब कल्पना का करिए कि इसका निदान हम कैसे करें। बच्चों में एक बिहेवियर होता है, वो क्या होता है कि अगर किसी चीज के लिए बच्चा जिद किया है, अगर उसको किसी चीज में उसको मन को उलझा दीजिएगा तो फिर उस चीज को बहुत जल्द भूल जाता है। लेकिन जब तक दूसरा तरफ ध्यान उसको अटैक नहीं करेगा, तब तक उसी में वो लगा रहेगा। और अगर उसके जिद पर आज आप सामान दे दे रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि कल उसका सारा जिद आपको पूरा करना होगा, इसलिए उसका जिद को पूरा करना भी ठीक है। बाल बच्चे वाले आगे आप लोग भी होइए, ध्यान रखिए। इसके बाद परिकल्पना का परीक्षण, हम जो कल्पना कर रहे हैं उसका परीक्षण कैसे करें, कैसे जांच करें भैया, तो विद्यार्थी द्वारा संग्रहित जो सूचना है उसमें देखेंगे कि भाई वो कितना बार उसके लिए रोया है, तड़पा है उस सामान के लिए, वो सामान क्या था, उस सामान हमारे बच्चे के लिए फ्रूटफुल था या हानिकारक था, देखना होगा ना। इसके बाद उसमें हानियां क्या था और उससे लाभ क्या कुछ होने वाला था, लाभ है तो हानि होगा, हानि भी है तो लाभ जरूर होगा, दोनों चीज को उसमें देखना होगा। उसके बाद है अच्छी समाधान का चयन करना, ऐसा नहीं उसको जीत को पूरा कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर हर जीत को उसी तरह से पूरा करेगा। देखते हैं बाप को बेटा कहता है कि हमको नहीं मोटरसाइकिल लीजिएगा, नहीं ले दीजिएगा तो जाके कुआं में कूद जाएगा, फांसी लगानी नहीं कहता है ना, यही आदत है, शुरू से पूरा करते आए तो आज पूरा करें। इसलिए जब भी बच्चा कहे तो उसको देर से उस चीज को पूरा करें या उसके ध्यान को डाइवर्ट करें, कहाँ करना है आपकी आयु पर निर्भर करता है। इसके बाद है समस्या का हल निकालना, समस्या का हल तो आपके आयु के ऊपर है, कैसे समस्या का हल निकालते हैं, और समस्या का हल तो निकलता है, ऐसा बात नहीं। बच्चा चाह रहा है खोखा, हम चाह रहे नहीं खिलाना है, वो स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसा है ना खोखा, वो ऐसे करता है हाथ गंदा, वो ठीक नहीं है, ऐसा करो ना बहुत बढ़िया चीज उनको खिलाते हैं, चलो कहाँ बाहर में चलो मिलेगा बहुत अच्छा चीज, चलो देखो ना, बैठाइए गाड़ी में चल दे, वो यहाँ भुला जाएगा। तो उसको हम हटा दिए ध्यान उसको से, तो आपको सोचना कैसे हम चयन करें, उसको जिद को कैसे दूर करें। इसके बाद प्रयोगशाला विधि, हाँ प्रयोगशाला विधि क्या है कि जब बच्चा कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है तो उसको हम आंकेंगे कि वह बिहेवियर कितना बार करता है। जैसे किसी यहाँ पे रखिए बच्चे को ले आइए और रूम को बंद कर दीजिए तो इधर उधर करेगा, ऐसे करेगा,
दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्टिविटी। तो बच्चा क्या करेगा, रैंडम एक्टिविटी करेगा, समझ गया। तो ये प्रयोगशाला विधि कहलाता है। एक होता है वाद विवाद विधि। वाद विवाद, कोई समस्या का हल करना है तो समस्या का हल कैसे होता है, एक सामूहिक विधि जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर किसी मुद्दों पर तार्किक बहस करते हैं, नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर विचार करते हैं। योजना विधि, योजना विधि में क्या होता है कि पहले हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर योजना को पूर्ण करते हैं, योजना कार्यक्रम चलाते हैं, उद्देश्य निरूपण करते हैं, योजना का चयन करते हैं और परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। यह है योजना विधि। अब यह योजना विधि से लाभ भी है। लाभ क्या है, जो भी कुछ होगा वो सत्य और सही होगा और सही प्रारूप उसमें मिलेगा। एक है आपका प्रश्न विधि, क्वेश्चन विधि, है ना। जैसे आप लोगों की परीक्षा होगी, टेस्ट लेंगे ना, तो क्वेश्चन देकर के टेस्ट लेंगे, आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, ये भी तो एक जांच है ना। जो भी प्रश्न होगा वो स्पष्ट और शुद्ध व्याकरण होना चाहिए ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ सके। प्रश्न पूछने के पश्चात विराम को समझें, एक्सक्लेमेशन है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। छात्रों से अचानक प्रश्न पूछना चाहिए, छात्रों को तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए, यानी आपकी जिज्ञासा जागी है तो उसको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। एक है खेल विधि, हाँ बहुत बड़ी चीज है खेल विधि। जो खेल खेलने व्यक्ति सीखता है ना, वो पढ़ करके नहीं सीखता है, भी जानकर रखो, है ना। हाँ, जिसे किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं, है ना। पर्यवेक्षण विधि, पर्यवेक्षण विधि शिक्षक बच्चे को, हाँ पर्यवेक्षण विधि शिक्षक बच्चे को कार्य करने के लिए देते हैं और जब बच्चे अपने कार्य को करते हैं तब शिक्षक किसी भी समय जाकर निरीक्षण करते हैं। जैसे आपको कुछ काम करने दिए हैं और काम आप कर रहे हैं और हम रैंडमली घूम करके देख रहे हैं, तो परीक्षण विधि होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके कई प्रकार हैं, परीक्षण विधि के 5 प्रकार हैं। पहला विशेष अध्यापक योजना, हाँ विशेष अध्यापक योजना जिसमें टीचर खुद करते हैं। काल विभाजन योजना, काल विभाजन मतलब समय को बांट करके हम आपको दे दिए, देखो जी इसका समय इतना है, इतना देर में इसे करना है, इससे ज्यादा समय लगेगा नहीं होगा, काल विभाजन योजना। द्विकाल विभाजन योजना, 2 बार करके दे देंगे, इतना में ये करना है, इतना देर में ये करना है। जिसे होता है ना फर्स्ट सिटिंग एक एग्जाम, सेकेंड सिटिंग एक एग्जाम, नहीं होता है पूजा, नहीं पहला सिटिंग में एग्जाम 3 घंटा, दूसरा सिटिंग 3 घंटा एग्जामिनेशन, वही हो गया द्विकाल विभाजन। हाँ, चौथा सम्मेलन योजना, सम्मेलन जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी ट्रेनिंग के लिए, सम्मेलन ही ना है। हम लोग 10 लोग मिल बैठ करके एक साथ पढ़ेंगे, हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन वो करेंगे, तो हमारे साथ साथ कुछ आपका विचार हम में मिलेगा, हमारा विचार आप में मिलेगा, कुछ अपने दिमाग आप लगाएंगे, कुछ दिमाग हम लगाएंगे, है ना। उसके बाद सामूहिक योजना, ग्रुप प्लान, ग्रुप योजना, हाँ 5वां हो गया ग्रुप योजना। तो भैया ये सारे चीज जो है सीखने के लिए बहुत अच्छे चीज हैं। और शिक्षक देखो पढ़ने का मतलब क्या है ना, एक एक चीज को तरीके से समझना, जब समझिएगा तो कल किसी को पढ़ा पाइएगा, नहीं समझिएगा आप नहीं पढ़ा पाइएगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।